हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 1 काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी पेश करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक 1 में आज हम काव्य के हेतु इसका अध्ययन करेंगे। काव्य के हेतु इस पर प्रकाश डालने से पहले आपको काव्य का अर्थ मालूम होना चाहिए। काव्य का अर्थ है गद्य और पद्य और हेतु का अर्थ है कारण और साधन। इसी आधार पर काव्य के हेतु की परिभाषा बनाई गई है। प्रथम परिभाषा है काव्य की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं उसे काव्य हेतु कहते हैं और दूसरी परिभाषा है काव्य की निर्मिति के जो साधन होते हैं उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। तो इस तरह काव्य हेतुओं पर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। उनके मतों में विषमता के साथ समानता दिखाई देती है। भारतीय आचार्य मम्मट ने सभी विद्वानों के मतों को सम्मिलित करके 4 काव्य हेतु बताए हैं। प्रथम काव्य हेतु है प्रतिभा, दूसरा काव्य हेतु उत्पत्ति, तीसरा काव्य हेतु अभ्यास और चौथा काव्य शिक्षा। यह गौण अप्रधान काव्य हेतु है। तो आज हम प्रथम काव्य हेतु प्रतिभा इस पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रतिभा का मतलब है बुद्धि, प्रज्ञा, बौद्धिक दिव्य शक्ति। लेकिन प्रतिभा का सामान्य अर्थ है बौद्धिक दिव्य शक्ति, उसे प्रज्ञा भी कहा जाता है। नई रचना को प्रेरणा देने वाली जो शक्ति है उसे प्रतिभा का है। जैसे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। आचार्य कुंतक ने अनोखी दिव्य कवित्व शक्ति को प्रतिभा कहा है। कवि के हृदय में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करने वाली जो शक्ति होती है उसे प्रतिभा कहते हैं। कवि के हृदय में शब्दगत चमत्कार निर्माण करने वाली, इसका मतलब जैसे आपको मालूम है कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में जो शब्दगत चमत्कार उत्पन्न होता था उसके माध्यम से उन्होंने काव्य की रचना की है। उसको जो प्रतिभा प्राप्त थी वह प्रतिभा अनोखी दिव्य कवित्व शक्ति थी और उस कवित्व शक्ति के माध्यम से उन्होंने अत्यंत कठिन भाषा में अलग अलग दोहों की निर्मित की है। प्रत्येक कवि में प्रतिभा का होना आवश्यक है, क्योंकि काव्य की सच्ची उद्भावना प्रतिभा के माध्यम से होती है और कवित्व का मुख्य कारण ही प्रतिभा है। तो इसी तरह कबीरदास में वह प्रतिभा प्राप्त होने के कारण उनमें कवित्व का मुख्य कारण प्रतिभा थी। और जैसे कवित्व बीज प्रतिभानम, इसका मतलब प्रतिभा के बिना काव्य निष्पन्न नहीं होगा। आचार्य हेमचंद्र ने अपने मत की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्राय लोग कहते हैं कि प्रतिभा परिश्रम से प्राप्त होती है। इसका मतलब कुछ लोगों की धारणा है कि प्रतिभा परिश्रम करने के बाद प्राप्त होती है और कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिभा जन्म सिद्ध होती है। जैसे हमने आपको कबीरदास का उदाहरण दिया, इसके माध्यम से आपको मालूम हुआ कि कबीरदास को जो प्रतिभा प्राप्त थी वह जन्मजात थी। इसी प्रकार प्रतिभा ईश्वर दत्त भी होती है और साथ ही साथ वह प्रयत्न साध्य भी होती है। आपको भी लगा कि प्रतिभा के माध्यम से काव्य की निर्मित करनी है, तो आप लोग भी अभ्यास करके
आसानी से काव्य की रचना कर सकते हैं। प्रतिभा शक्ति बहुत दुर्लभ है। जैसे मनुष्य योनि में जन्म लेना दुर्लभ है, वैसे प्रतिभा को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। और आचार्य माइम भट्ट ने प्रतिभा को शिव का तृतीय नेत्र कहा है, क्योंकि आपको मालूम है शिव का तृतीय नेत्र खुलने के बाद चराचर सृष्टि की जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह प्रतिभा के माध्यम से सभी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिभा काव्य हेतु सचमुच श्रेष्ठ है। इसलिए सामान्य कवि और महाकवि में अंतर दिखाई देता है। महाकवि काव्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति सामामूली कविता भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके पास वह प्रतिभा नहीं होती है और प्रतिभा की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में महसूस होती है। उदाहरणार्थ कला, ज्ञान, विज्ञान। इस तरह प्रतिभा इस काव्य हेतु पर प्रकाश डालने के बाद आगे हम प्रतिभा के भेद यानी प्रतिभा के दो प्रकार है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे। प्रथम प्रकार राजशेखर ने बताए हैं। एक कारायत्री प्रतिभा। इस प्रतिभा के माध्यम से काव्य का सृजन यानी निर्माण होता है। और दूसरा प्रकार है भावायत्री प्रतिभा। इसके अंतर्गत काव्यानंद का उपभोग लिया जाता है। और आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के फिर दो भेद बताए हैं। प्रथम भेद है सजा। यह प्रतिभा जन्मजात, नैसर्गिक और पूर्व जन्मों के संस्कारों से सहज प्राप्त होती है। और दूसरा भेद है उत्पाद्या। यह प्रतिभा प्रयत्न साध्य होती है। शास्त्र ज्ञान, लोक अनुभव, सत्संग या विद्वत संगति से प्राप्त होती है। इस तरह आज हमने प्रथम काव्य हेतु प्रतिभा इस पर प्रकाश डाला। आगे हम अगले काव्य हेतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।